नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। आज की इस वीडियो में हम अपना जो कंप्लीट मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं उसका परसेंटेज का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज हमारा परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 29 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके थे। आज पार्ट 2 में हम 30 क्वेश्चन से आगे अपना डिस्कस करेंगे। और आप सब लोग उम्मीद करूँगा कि इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे, और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हो तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। आप मॉक टेस्ट में भी देख लेना और आप जो मेन एग्ज़ाम में है उसमें भी देख लेना, आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लेके आओगे। आप अगर इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो आपके डेफिनेटली आउट ऑफ आउट मार्क्स आएंगे, मैक्सिमम आप स्कोर करोगे अपने पेपर में। और आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना जब आप पेपर दे के आओगे कि हाँ, जो आपने बताया था भैया वही चीज़ हमें देखने को मिली। ये जो कंटेंट मैं लेके आ रहा हूँ बहुत प्रिसाइज वे में आपको बताऊँ तो बहुत ही रेलेवेंट कंटेंट है। सारे का सारा जो कंटेंट है वो पीवाईक्यू बेस्ड है, और इस टाइम पे अगर आप पीवाईक्यू नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती है। सबसे ज़्यादा आपको पीवाईक्यू पे ही ध्यान देना है, उसी के पैटर्न को डिकोड करना है, किस तरीके से हम जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, तो वो सब चीज़ डिकोड करने का काम मेरा है। बस आप बिल्कुल कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करते रहो, आपका स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आप वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज के जितने हम क्वेश्चन कर पाते हैं 30 से लेके 1 घंटे सवा घंटे में कितने कर पाते हैं, उन सब क्वेश्चंस में आपने कितने किए आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है कि सुशांत और प्रशांत की तनख्वाह की रकमों के अंतर का आधा उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में प्रशांत की तनख्वाह कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो देखो, जैसे जैसे हमें प्रश्न दिया हुआ है वैसे वैसे हम उसको करते जाएंगे। क्या बताया हुआ है हमें, एक सुशांत है, हम मान लेते हैं सुशांत को एस से, और एक प्रशांत है, हम प्रशांत को मान लेते हैं पी से। उसमें बताया गया है कि सुशांत की प्रशांत की तनख्वाह का अंतर, तो सुशांत माइनस प्रशांत हो जाएगा। सुशांत माइनस प्रशांत ये बराबर है इसका आधा। इसका आधा बराबर है किसके, प्रशांत और सुशांत की तनख्वाह के योग के बराबर है, यानी कि एस प्लस के पी के 3/10 के बराबर है। 3/10 के बराबर है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 से इसको काट दो, 5 बार कट जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे हम तो क्या आएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारा 5s माइनस 5p, और बराबर हो जाएगा 3s प्लस 3p। जब इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका s और p का रेशियो निकल के आएगा। आप 3s को इधर ले जाओ तो ये बचेगा 2s, और 2s बराबर हो जाएगा 5 और 3 8p। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो s और p का रेशियो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1। अब इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है सुशांत की तनख्वाह। सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में, यानी कि सुशांत की तनख्वाह के संदर्भ में बताना है, और प्रशांत की तनख्वाह बतानी है। तो बताना किसका है, बताना है प्रशांत की तनख्वाह, तो प्रशांत की तनख्वाह है 1 यूनिट। और किसके संदर्भ में बताना है, सुशांत की। सुशांत की तनख्वाह है 4 यूनिट। मल्टीप्लाई 100% कर देंगे तो जो आंसर आपका निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 25%। आंसर जो आपका निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 25%। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। आज की क्लास का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास का क्वेश्चन ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है, 5/3 3/5 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो पूछा किसके बारे में गया है, पूछा गया है 5/3 के बारे में, और किसके संदर्भ में पूछा गया है, 3/5 के बारे में, मतलब संदर्भ में। तो किसके बारे में पूछा गया, 5/3। ये 5/3 कितना अधिक है किससे, 3/5 से। तो इसको 3/5 से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 9। 16 बटे कितना हो जाएगा, 5 से 15, 16/15 हो जाएगा।
यानी मैं कह सकता हूँ 16/15 अधिक है, ठीक है। और किससे अधिक है? ये अधिक है हमारा 3/5 से, तो 3/5 इसके नीचे लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 100% से। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 से कट जाएगा 3 बार, और 3 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी? 3 की मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ 16/9 गुणा 100%। अब 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 से ही 1/9% होती है। तो 11 की मल्टीप्लाई अगर मैं 16 से करूँगा तो कितना आएगा? या आप इसको डायरेक्ट काट के देख लो। जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 100/9 कितना होता है? 11×99 और 1/9, यानी कि मैं कह सकता हूँ 11 सही 1/9 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 11 छंग 66 और 11 का 11 और कितना हो जाएगा? 11 छंग 66 और 11 कम 11 और 6 हो जाएगा 17, और इसमें प्लस जुड़ेगा आपका 16। तो यानी कि ये आपका लगभग आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 177.77%। आंसर जो आपका निकल के आएगा वो निकल के आएगा दोस्तों 177.77%। आगे बात समझ में? आगे की बात करते हैं। हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा या अगला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उसकी हम बात करते हैं। देखो, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। इसमें बताया गया है कर्नाटक का सिल्क उत्पादन जो है, हम कर्नाटक के सिल्क उत्पादन की बात कर रहे हैं। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन से मैं कर्नाटक को डिनोट करता हूँ KTK से। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरला के सिल्क उत्पादन से 200% अधिक है। यानी मैं इसको कह सकता हूँ ये 2 होगा तो ये होगा 1, इनका रेशियो आ जाएगा। केरला के आधे सिल्क उत्पादन के, चलो मैं इसको और रेशियो में क्या एक अच्छी वैल्यू मान लेता हूँ, 100 और 20, 10 और 20 मान लेता हूँ। इसने बोला केरला के सिल्क उत्पादन के आधे, यानी कि 5 को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत में यानी कि कर्नाटक से इसकी कंपैरिजन करनी है, मल्टीप्लाई 100। तो जो आंसर आपका निकल के आएगा दोस्तों वो आंसर निकल के आएगा 25%। आ गई इतनी बात समझ में कि नहीं आ गई? 25% इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं और अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है, यानी कि 33 नंबर है हमारा क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? हमें प्रतिशत त्रुटि बतानी है अगर त्रिशा एक संख्या n को 32 गुणा 1/2 की बजाय गुणा करती है 32 गुणा 1/3 से, है ना। ये कह रही है कि 1/2 की बजाय 1/3 से गुणा कर देती है। तो हमें इसकी प्रतिशत त्रुटि बतानी है। आप मुझे बताओ, एक संख्या इसने मानी, मैं इसको मान लेता हूं, अगर इसको गुणा कितने से करनी थी? गुणा करनी थी 32 गुणा 1/2 से, और इसकी बजाय गुणा किससे कर दी त्रिशा ने? 32 गुणा 1/3 से मल्टीप्लाई कर दी। यानी संख्या जो बननी थी अपने आप में वो बननी थी 32/2, और संख्या बना क्या दी गई? बना दी गई है भैया 32/3। यानी कि प्रतिशत त्रुटि तो इसमें आई होगी। तो अब इसमें से आप माइनस कर दो। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? एक त्रिशा एक संख्या को 32/2 की बजाय थोड़ा क्वेश्चन गलत सा लग रहा है मुझे, तो टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी अगर त्रिशा एक नंबर n को 32 गुणा 1/2 की बजाय 3 से मल्टीप्लाई कर देती है। चलो ठीक है, समझते हैं। तो हाँ, किससे गणना करनी है? हमें इसका अंतर निकालना है, तो हमें तो प्रतिशत त्रुटि बतानी है ना, तो इसका अंतर निकाल लो पहले। कितना होगा इसका अंतर? हो जाएगा आपका 32 कॉमन आ जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा 6, 3 - 2/6 32 गुणा 6, यानी कि 32 गुणा 6 इसका आ जाएगा अंतर आपका दोस्तों। 32 गुणा 6 अंतर आ जाएगा। और करनी किससे मल्टीप्लाई थी? आप मुझे बताओ कि करनी किससे मल्टीप्लाई थी? 32/2 से, और कर किससे थी? 32/3 से। यानी कि इसको 32/2 से मुझे कंपैरिजन करना है, मल्टीप्लाई 100%।
तो जो आंसर आपका निकल के आएगा 32 से 32 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी मैं कह सकता हूँ 1/3 या 100/3 का मतलब हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? आगे की बात करते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से एक संख्या की गुणा कर दी, गणना में त्रुटि बतानी कितनी है। रघु ने 5/4 की बजाय गुणा किससे करनी थी, आप इस चीज को समझो, किससे करनी थी गुणा, हमें गुणा करनी थी 5/4 से, और गुणा कर किससे दी गई, कर दी गई 4/5 से, यानी कि जो प्रतिशत त्रुटि आएगी वो इनका अंतर आएगी। तो इनका अंतर निकाल दो आप लोग। जब इसका अंतर निकालेंगे तो 5 पंजे 25, 4 चौक 16, तो 9 कितना आएगा, 20 आएगा, यानी 9/20 तो इनका अंतर आ गया। और गुणा करनी किससे थी उसकी बात करते हैं। गुणा करनी थी, रघु ने 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा कर दी, यानी कि गुणा करनी थी 5/4 से। तो 5/4 से जिससे गुणा करनी होती है उसको नीचे लिख लेते हैं। इसको काट दो आप, 4 से ही कट जाएगा 5 बार। हम इसको कह सकते हैं ये हो जाएगा 9/25, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों किससे, 100% से। जब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएंगे, और आंसर क्या निकल के आएगा आपका 36%। आंसर आपका क्या निकल के आएगा 36%, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब ये रूल, यानी कि अब ये टाइप 2 आ गया। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन रखे हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका प्रीवियस ईयर एक भी क्वेश्चन छूटे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो, चाहे वो यूपीएसआई 2021 में हो, चाहे वो यूपीएसआई 2017 में हो, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के लिए करेक्शन आपके लिए रखा है और मेहनत लगी है देखो कंटेंट को बनाने में। लेकिन इतना है कि अगर आप इस चीज़ को कर लेते हो, मेरे साथ ये सीरीज फॉलो कर लेते हो, कंप्लीट मैथ्स PYQ सीरीज, तो डेफिनेटली आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। आप मैक्सिमम स्कोर करोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो AB रूल क्या होता है। AB रूल होता है जब दो वैल्यू की आपस में मल्टीप्लाई हो ना, मतलब एक चीज़ समझो आप, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरी जो तनख्वाह है, मान लो अभी तो कोई भी नहीं है, जो मेरी तनख्वाह है वो आपकी तनख्वाह से 10% अधिक है, मान लीजिए हाइपोथेटिकली। तो मेरी तनख्वाह आपकी तनख्वाह से 10% अधिक है, तो इसमें पूछ लिया जाएगा कि आपकी तनख्वाह मेरी तनख्वाह से कितनी कम है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको इस तरीके से समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, ये बात समझ में आ गई। एक होगी मीता हमारे पास, एक होगी सीता। इसने बोला कि मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है, यानी मैं इसको अगर 100% मान लेता हूं दोस्तों, तो जो मीता की आय हो जाएगी वो 225% हो जाएगी, है ना। 100% अधिक बताइए तो 225% हो जाएगी। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब इसने पूछा कि सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब किसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, ये हो जाएगी 125%, 225%। अब इसने पूछा है कि सीता की आय, अब हमें सीता की आय के बारे में बताना है कि वो मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो आप बताओ कितने प्रतिशत कम है। आप बोलोगे भैया 125% ही कम है। अब 125% कम है, लेकिन कम किससे है, कम है मीता से, तो जिससे कम होगी उसको नीचे रखेंगे, तो जिससे कम होगी उसको क्या रखेंगे, उसको नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाई 100%। अब जिसका आंसर निकल के आएगा वही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कर जाएगा, 25 से इसको काटो, 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 नंबर कितने हो जाएंगे, 25 नंबर 225 हो जाएंगे। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो ये हो जाएगा मेरा 5 गुणा 100/9, ठीक है। 100/9 का मतलब होता है 11 से ही 1/9, और 11 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो 11 पंजे 55, यानी कि 55.55% आपका इसका सही उत्तर होगा। देखो ये नहीं हो सकता, अब आप अगर वैसे भी करना चाहो तो ये तो हो ही नहीं सकता, 2.5 124 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर वैसे भी करना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा। चलो बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारा, सब तरीके के मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। यदि y x से 20% अधिक है, इसमें बताया गया है y के बारे में। एक हमारे पास y है,
एक हमारे पास x है। इसने बोला अगर y x से 20% अधिक है, यानी मैं मान लेता हूं कि ये 100% है अपने आप में, और y कितना हो जाएगा 120% हो जाएगा क्योंकि 20% अधिक है। ठीक है, तो x y से कितने प्रतिशत कम है? तो बताओ x कितना कम है, बोलो। कम कितना है? 20 कम है। और किससे कम है? 120 से। ठीक है, मल्टीप्लाई 100, तो 20 पंजे कितने, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 बार कटेगा, यानी कि 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 16.67%। ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप रेशियो से करना, वैसे करना चाहो इसको फ्रैक्शन वैल्यू से, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो y है और x है, y हो जाएगा 6 और x हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि 20% अधिक है, तो x की वैल्यू y से कम होगी। यानी मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा 6 मेरे पास, ये हो जाएगा 5। अरे भाई, ये हो जाएगा 5। तो कितना कम है? 1 कम है, और किससे कम है? 22 से 22 बटे, यानी कि 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100%। तो ये वही वैल्यू आएगी आपका, वही आंसर आएगा। आगे बात समझ में, यानी कि हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बी ऑप्शन। आगे की हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो अगला प्रश्न है, एक दुकान में चावल के भंडार में 25% की वृद्धि है। चावल के भंडार में से कितने प्रतिशत बेचा जाना चाहिए जिससे कि भंडार फिर से उतना ही हो जाए? इसने बताया है कि एक चावल का भंडार है हमारे पास, ये मान लो एक चावल का भंडार है। ठीक है, इसमें मान लो 100% चावल है। इतनी बात आगे समझ में। अब इसने बोला कि चावल के भंडार में चावल की जो पहले भंडार था वो 100% था, अब जो चावल का भंडार है वो 25% बढ़ गया, यानी कि ये चावल का भंडार हो जाएगा 125%। कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया, है ना। बात आ गई समझ में? कितना बढ़ गया? 25% बढ़ गया। अब उसने बोला कि कितना बेचा जाए, तो बताओ कितना बेचा जाएगा? 25% ही बेचा जाएगा। कितना बेचा जाए ताकि ताकि जो भंडार था वो पहले जैसा हो जाए, तो कितना बेचा जाएगा? बेचा जाएगा 25%। अब वो किसके कंपैरिजन में बेचा जाएगा? जिसमें बढ़ोतरी हुई, यानी कि ये दूसरा वाला जो है इसके कंपैरिजन में बेचा जाएगा। यानी 125 से इसको डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो जो आंसर निकल के आएगा 25 पंजे 125, और 5 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5 से इसको काटेंगे 20 बार। तो आंसर जो हमारा निकल के आएगा दोस्तों वो कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 20%। बात आ रही है बिल्कुल क्लियर समझ में कि नहीं आ रही? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये बात आगे समझ में? ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू थी। अब जो कंपैरिजन हमें करना है वो फाइनल वैल्यू से करना है ना, क्योंकि अगर हम बेचेंगे, अब जो हमारे पास भंडार हो गया वो भंडार तो बाद वाला हो गया ना। पहले भंडार मान लो, समझो इस बात को, पहले भंडार 100% था, अब उसी 100% भंडार को 125% बना दिया, यानी कि अब भंडार जो है हमारे पास वो 125% है। तो इसमें से बेचना कितना है? बेचना है 25%, ताकि हमारा पहले जितना हो जाए। और किस में से बेचना है? इसी में से बेचना है, यानी कि 125 से इसको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये 25 से 5 बार कर जाएगा, और ये 5 से कितनी बार कर जाएगा? 20 बार। तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा दोस्तों वो निकल के आएगा 20%। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? चलो एक ही सॉल्यूशन लिखे रहने दो, फिर पीडीएफ में आप कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। तो 20% हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है हमारी क्लास का वो क्या है? अगला प्रश्न है दोस्तों, बी 1 का 1/3 है। इसने बोला है बी जो है, बी बराबर है दोस्तों, बी जो बराबर है दोस्तों, मान लो बी बराबर है ए के 1/3 के, यानी कि 1/3 के बराबर है। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्या हम यहाँ से ए रेशियो भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ना, ए के सामने वाली वैल्यू ए की, बी के सामने वाली वैल्यू बी की। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसने पूछा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बी कितना कम है? देखो निकाल लो पहले, बी कितना कम है? 2 कम है। और किससे कम है? ए से, यानी कि 2/3 और मल्टीप्लाई 100%। अब ये जो आंसर निकल के आएगा आपका, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 से ही 1/3 होती है। अब 2/3 की क्या हो जाएगी? 33 दूनी 66, यानी कि 66.6% हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 66.2 से ही 30% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है?
यदि बाई का 5% x है, इसमें बताया गया है कि बाई जो है, बाई का यदि 5%, मैं कह दूं बाई का 5% यानी कि पाई का 5/100, ये बराबर है दोस्तों किसके, x के। तो x का कितने प्रतिशत बाई के बराबर है ये बताना है। देखो 105 से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। यानी यहाँ से हम बाई रेशियो कितना निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। बाई के सामने वाली वैल्यू ये ऊपर चली जाएगी, तो बाई के सामने वाली वैल्यू बाई की और x के सामने वाली वैल्यू x की। इसमें पूछा गया कि x का कितने प्रतिशत बाई के बराबर है। x का कितने प्रतिशत, देखो आप x की कंपैरिजन कर रहे हो, किससे कर रहे हो, बाई से यानी कि 20 से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों कितना, सॉरी माफी चाहूंगा हमें बाई के बारे में बताना ना, x का कितने प्रतिशत, हमें बाई के बारे में बताना। तो बाई कितना है हमारे पास, 20 है, और x का कितने प्रतिशत, ये पूछ रहा है कि x का कितने प्रतिशत बाई है तो इसको तो सिंपल कर लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का कितने प्रतिशत, मैं मान लेता हूं x मेरे पास क्या है, 1 है, और x का मान लो तुम x प्रतिशत ही मान लो, x/100 मान लो, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके बाई के यानी कि 20 के बराबर है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो तुम, x बराबर कितना हो जाएगा, 200%, 200% आना चाहिए आंसर। फिर आंसर में गड़बड़ कहाँ से हुई, आंसर में गड़बड़ कहाँ से हुई दोस्तों। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ ना, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था हमारे पास, ये कहीं क्वेश्चन में तो गड़बड़ ना हुई। हाँ यही गड़बड़ हुई है दोस्तों, ये आंसर ठीक है आपका इसके हिसाब से, लेकिन जो क्वेश्चन था ना, एक्चुअल जो क्वेश्चन था, ये आंसर ठीक है 200%। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसकी मैं बात करता हूँ। देखो एक्चुअल जो क्वेश्चन था ना, वो एक्चुअल क्वेश्चन था दोस्तों, बाई का बाई का 8/5%, 8/5% बराबर है x के। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना इसका, है ना, ये इसका ध्यान रखना आपको, ये एक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो इसके हिसाब से आंसर हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा आपका एक्चुअल क्वेश्चन, में लिख देता हूं। जो एक्चुअल क्वेश्चन था ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 8/5 होना चाहिए था, तो ये 8/5 होना चाहिए था, तो फिर हमारा ये आंसर गलत हो गया। तो यहां मैं लिख देता हूं एक्चुअल। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, बाई का 8/5% x के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कह दूंगा कि 8 बाई बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 500 के बराबर, है ना, 500 x के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 से काटना जाऊं तो 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 4 से कितनी बार कट जाएगा बोलो, 25 पंजे 125 हो जाएगा, है ना। तो जो बाई की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, वो बाई की वैल्यू आ जाएगी 125, और जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये पूछ रहा है कि बाई जो है वो x का कितने प्रतिशत है, यानी कि x का कितने प्रतिशत, मैं मान लेता हूं 2x का x प्रतिशत है, और बराबर है 125 के। तो 125 की मल्टीप्लाई इधर कितने कर देंगे, या मैं आपको डायरेक्ट इसकी 2 से डिवाइड करूं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और 25 की मल्टीप्लाई जब 125 में होगी तो क्या आंसर आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा 625, यानी कि 6225% इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न जो हमारे पास परिमाप है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 3। मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ टाइप नंबर 3, यानी कि मैंने सब टाइप को कंप्लीट किया है, सारे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं सारे टाइप को मैंने लिया है, और सब टाइप को हम अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को करेंगे। तो देखो समझो आप, जो टाइप नंबर 3 है, वो टाइप नंबर 3 किसके बारे में है, वो टाइप नंबर 3 है दोस्तों हमारा परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं इसकी टाइप नंबर 3 की। देखो परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है। परिमाप को कहते हैं हम क्या बोलते हैं, परिमाप को बोलो पेरीमीटर बोलते हैं, क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, और आयतन को बोलते हैं दोस्तों वॉल्यूम। मैं आपसे ये चीज बताना चाहता हूं, देखो 3 डायमेंशन की हमारी अभी तक क्या होती है, आकृतियां होती है। हमारी 1 डायमेंशन होती है यानी कि 1D होती है, 2D होती है और 3D होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो 1D होती है ना, 1D में सब चीज़ आ जाती है, जैसे लंबाई आ जाती है, चौड़ाई हो जाती है, परिमाप हो जाता है, रेडियस हो जाता है, ठीक है, किसी भुजा की लंबाई हो जाती है, ये सब चीज़
हमारी 1D में आती है। जिसके ये चीज़, इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसको पहचानने का तरीका ये है, उसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर की घात 1 होगी, है ना। उसको पहचानने का तरीका ये है। 2D जो होता है दोस्तों, 2D में आता है क्षेत्रफल, है ना। जैसे सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, किसी का क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम का सॉरी वेलन का आयतन हो जाएगा, है ना। और आपका गोले का आयतन हो जाएगा, सॉरी गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करता हूँ मैं, माफ़ी चाहूँगा, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। जिस भी, अब आप इसको पहचानने का तरीका क्या है? उसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है। अब 3D की बात करते हैं। 3D में आता है दोस्तों वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? 3 सेंटीमीटर क्यूब होती है। ये चीज़ इसको पहचानने वाली बात है, ठीक है। अब आप समझेंगे क्वेश्चन को, आप करना सीखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो समझो, ये चीज़ मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी, आप इसको लिख लेंगे। चलो मैं आप लिख देता हूँ जिससे नोट्स में आपको बना रहे। ये हो जाएगा आपका 1D। 1D जो होता है वो सेंटीमीटर की घात 1 होता है। 2G जो होता है दोस्तों, 2D होता है वो सेंटीमीटर की घात 2 से डिनोट होता है। और ये होता है 3D। 3D जो होता है आपका वो सेंटीमीटर की घात 3 होता है, ठीक है। ये नोट करने वाली बात है, आप नोट कर सकते हो। देखो, घनाभ के आकार वाले एक कक्ष की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से 10%, 20%, 25% की वृद्धि की जाती है। घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि बतानी। आयतन कौन सा डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है। आगे बात समझ में। तो इसमें 3 ही चीज की मल्टीप्लाई हो रही होगी। सेंटीमीटर क्यूब बनाने के लिए सेंटीमीटर की 3 बार मल्टीप्लाई हो रही होगी, यानी कि चौड़ाई सेंटीमीटर में होती है, लंबाई सेंटीमीटर में होती है, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में होती है। अगर मैं घनाभ की बात करता हूँ, घनाभ मतलब होता है क्यूबोइड। अगर मैं घनाभ की बात करता हूं दोस्तों, तो घनाभ का जो आयतन होता है ना, वो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा होता है ऊंचाई, ठीक है। ये होता है, यानी मैं कह सकता हूं L इंटू वी इंटू एच इसका क्या होता है? L इंटू वी इंटू एच इसका होता है वॉल्यूम। आगे बात समझ में। अब मैं इसको दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा कि क्वेश्चन को दोनों तरीके से कैसे करेंगे। आप समझेंगे ध्यान से, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। आप एक चीज़ बताओ मुझे, अगर मैं मान लेता हूं कि पहले मेरी हर चीज़ 100 थी, यानी कि लंबाई भी 100% थी, चौड़ाई भी 100% थी, ऊंचाई भी 100% थी, तो जो मेरा वॉल्यूम आ रहा था V1 को मैं उस वॉल्यूम को डिनोट करता हूँ। V1 जो मेरा आ रहा था वो आ रहा था 100 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 6 जीरो इसके आगे। मान लो हाइपोथेटिकली, हम तो यही मान के चलते हैं 100%, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब उसकी चौड़ाई में, लंबाई में, ऊंचाई में चेंज आ रहा है, तो B2 जो हो जाएगा दोस्तों, अब कितना हो जाएगा? देखो B2 अब, यानी कि लंबाई जो है वो 10% बढ़ गई, तो 10% यानी कि 110 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब जो चौड़ाई है वो दोस्तों 20% बढ़ गई, यानी कि 120% हो जाएगा। अब जो ऊंचाई है वो होगी 25% की, यानी कि 125% हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इन सब की मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो क्या निकल के आएगा बोलो? जब मैं 110 की 120 से मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं 120 फिर उसकी 125 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो आंसर निकल के आएगा मेरे पास वो निकल के आएगा 16 50 000, ये निकल के आएगा, ठीक है। मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, मैं शॉर्टकट पे भी आऊँगा। देखो आप समझो ये कितना अधिक है। आप बोलोगे भैया ये 65, यानी कि 6,50,000 अधिक है। 6,50,000 ये हमारा अधिक है। और किससे अधिक है? यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से अधिक है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी हमारे पास? ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास कितना? 10 लाख, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास दोस्तों 10 लाख, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी परसेंटेज क्या निकल के आ जाएगी? वृद्धि निकल के आ जाएगी, परसेंटेज परिवर्तन निकल के आ जाएगा। क्या होगा? 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि 65% इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 65% उसके आयतन में परिवर्तन आ गया। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? उसके आयतन में जो परिवर्तन आ गया दोस्तों वो कितना आ गया? वो आ गया 65%। ये चीज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको बताता हूँ आपको शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से आप इसको कैसे कर सकते हो? कहीं कुछ जगह है? चलो शॉर्टकट मेथड से ही आपको मैं इसको बताता हूँ। देखो, जब भी हमारी किसी चीज़ की मल्टीप्लाई हो रही हो ना आपस में, जैसे इसकी मल्टीप्लाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की मल्टीप्लाई होती है, जहां भी मल्टीप्लाई होके चेंज आ रहा है ना, उस चीज़ का ध्यान रखना है। वहां पे हमारा एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, वो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? उसका सक्सेसिव का फॉर्मूला वहां पे लगता है। तो सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ। वो क्या होता है? सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है दोस्तों x प्लस के बाई प्लस
x इंटू वाई अपॉन 100, ये होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। यानी जहां भी दो वैल्यू की मल्टीप्लाई दिखे आपको और उनमें चेंज दिखे, बस वहां पे आपको सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देना है। अब आप बोलोगे भैया यहाँ तो 3 वैल्यू है, तो 3 वैल्यू का लगाओ। कैसे लगाएंगे देखो, हम इसको लगाएंगे देखो। अब हाँ, एक चीज और समझो, जहां पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगता है वहां पे ही हम रेशियो का काम कर सकते हैं। यानी जहां पे हम रेशियो निकाल सकते हैं वहां पे सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं। जिस जिस वैल्यू में सक्सेसिव का फॉर्मूला एप्लीकेबल है उस वैल्यू में रेशियो भी एप्लीकेबल है। यानी उस क्वेश्चन को हम सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो एक बात को, अगर मैं यहाँ पे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाता हूँ तो पहले दो वैल्यू में लगाना पड़ेगा, यानी कि 10 और 20 में लगाना पड़ेगा। 10 और 20 में जब सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 और 20 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 200/100 आ जाएगा, यानी कि 2। ये हो जाएगा आपका जो एक यूनिट वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आपकी 32। ठीक है, अब इस 32 में फिर हमें फॉर्मूला लगाना है किसके साथ, 25 के साथ, क्योंकि अब दो वैल्यू बन गई, ये 32% आ गया और 25%। फिर सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाना है। अगर फिर हम सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना होएगा, बोलो 25 और 32 कितने हो जाएंगे, क्योंकि पहले इन दोनों को जोड़ना है। 25 और 32 हो जाएंगे आपके भैया कितने, 57। तो 57 तो ये हो गया, और प्लस कर देंगे कितने, देखो 25 अट्ठे होते हैं 200, और ये 8 के 4 गुना है, तो 200 के 4 गुना कितना हो जाएगा, 2800, यानी कि 800 हो जाएगा। तो ये 800/100 हो जाएगा। समझो एक बात को, 25 अट्ठे 200 होते हैं, ये 8 का 4 गुना है, तो 25 अट्ठे 200, तो 200 का 4 गुना होगा, यानी कि 800 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 8। तो जो एक यूनिट वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 57। 57 प्लस के 8, यानी कि 57 प्लस के 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65%। तो 65% इसमें क्या आ गया, चेंज आ गया। आगे बात समझ में। अब मैं इसको आपको रेशियो से भी करके बताता हूँ। देखो रेशियो से कैसे करेंगे, रेशियो से भी मैं आपको इसको एक बार बताने की कोशिश करूंगा। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1, ये हो गया मेथड नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2, और ये हो जाएगा आपका दोस्तों मेथड नंबर 3। M3 में इसको लिख देता हूं। रेशियो से कैसे करेंगे देखो समझो। पहले रेशियो क्या था, पहले वैल्यू कितनी थी हमारी, पहले वैल्यू थी हमारी ऊंचाई की, सॉरी लंबाई की, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई में हमें इसका क्या लगाना है, रेशियो लगाना है। तो पहले वैल्यू थी 10, 10% से मतलब बढ़ गई, तो यानी कि 10 से 11 हो गई होगी। ये चीज समझो आप, 10 से 11 हो गई, बात आ गई समझ में। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, यानी कि 5 से कितनी हो गई होगी, 6 हो गई होगी। जो आपकी ऊंचाई है, सॉरी ये लंबाई थी, और जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी होगी, 25% बढ़ गई, यानी कि ये हो जाएगी 4 से 5। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। अब आप इसको सोल्व करो, 5 से ये 5 कर जाएगा, और 2 से ये कर जाएगा कितनी बार, 2 से 2 बार कर जाएगा, और ये 2 से कर जाएगा 3 बार। तो समझो 20 से कितना हो गया, 33 हो गया। ये हो जाएगा आपका जो फाइनल निकल के आएगा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 20 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। और कितना बढ़ेगा देखो, बढ़ेगा कितना, 13 बढ़ेगा। और किस पे बढ़ेगा दोस्तों, ये बढ़ेगा 20 पे मल्टीप्लाई 100%। तो कितना आ जाएगा बोलो, 20 की डिवाइड करेंगे 5 से, और 13 की मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 13 पंजे हो जाएगा आपका 65, यानी कि 65% आपका यहाँ भी आंसर निकल के आ गया। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे की मैं बात करता हूं अगले प्रश्न की। देखो अगले प्रश्न को मैं अलग अलग तरीके से, अब मैंने तीनों तरीके से बता दिए, अब मैं पहले क्वेश्चन को सक्सेसिव से बताऊंगा, फिर अलग अलग तरीके से बताता जाऊंगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। अब क्वेश्चन को आप पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों, गोकुल ने एक नया प्लॉट खरीदा। क्या खरीदा उसने, एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत वाड़ लगाने की जरूरत है। इस वजह से आयताकार कार्यस्थल की लंबाई और चौड़ाई दोनों 12% क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी बतानी है, कितनी होगी। इसने बोला है तो क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और क्षेत्रफल होता है 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन होता है, मैं क्षेत्रफल की वैल्यू लिख देता हूं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब दो वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है, तो यानी कि सीधी सी बात है सक्सेसिव लगेगा, और दोनों में 12% की कमी हो रही है। देखो समझो ध्यान से, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x प्लस के बाई और प्लस के x बाई अपॉन 100। अब आप मुझे बताओ, अगर 12% की कमी हो रही है तो यानी कि वैल्यू -के 12 हो जाएगी, है ना।
अगर कमी होगी, ध्यान रखेंगे, अगर वैल्यू कम हो रही होगी तो उसको माइनस में लिखेंगे, वैल्यू में अगर हानि हो रही होगी तो उसको माइनस में लिखेंगे, वैल्यू में अगर डिस्काउंट हो रहा होगा उसको भी माइनस में लिखेंगे, प्रॉफिट को प्लस में लिखते हैं। आगे बात समझ में, वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही हो तो उसको भी प्लस में लिखेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, हमें वैल्यू में कमी दिखाई दे रही है यानी कि हम 12% का माइनस में लिखेंगे, या माइनस की 12 हो जाएगी, तो ये भी माइनस की 12 हो जाएगा। और दूसरी जो वैल्यू है, लंबाई भी और चौड़ाई भी 12% है, यानी कि ये भी 12% हो जाएगा। प्लस 12 होते हैं 144 दोस्तों, और ये प्लस में हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा 100। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? अब इसको आप समझो, 24 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और 24 ये हो जाएगा माइनस के 24, और इस माइनस के 24 में प्लस के ऐड होगा 1.44। आप मुझे बताओ, अगर 1.44 ऐड करूंगा तो यानी सीधी सी बात कितनी है, ये घटेगा इसमें से, यानी कि बाद की यूनिट जो जीत बननी चाहिए वो 6 बननी चाहिए। आप समझो एक बात को, अगर 44 निकालेंगे तो 56 बचेगा 100 में से, तो यानी 6 बचना चाहिए, यानी कि 22.52 इसका आंसर, 56 इसका आंसर हो जाएगा। 22.56 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और माइनस में होगा क्योंकि डिस्काउंट की बात हो रही है, सॉरी कमी की बात हो रही है, तो कमी की बात हो रही है, ये कमी है ना, तो कितनी कमी हो जाएगी, टोटल 22/22.56% इसकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आगे की बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की। विवेक ने एक नया प्लॉट खरीदा जिस पर तुरंत बाड़ लगाने के लिए आवश्यकता, इस वजह से आयताकार क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई में 6% की कमी हो गई। अब देखो, हमने वो किससे किया था, सक्सेसिव किससे किया था, अब इसको रेशियो से करके देख लो। 6% की कमी हो जाती है, यानी कि वैल्यू 100 से कितनी हो जाती है दोस्तों, 100 से कितनी हो जाती है, 94 हो जाती है, और फिर 100 से कितनी हो जाती है, 94 हो जाती है। आप इसकी मल्टीप्लाई करो, आप इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि 50 से 57, 50 से 47 हो जाएगा। या मैं इसको डायरेक्ट ही लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 50 से 47 दोनों बार वैल्यू कितनी हो रही है, 6% कम हो रही है, तो यानी कि दोनों बार ही हमारे पास सेम रेशियो बनेगा। ये हो जाएगा 50 से कितना दोस्तों, 47 हो जाएगा पहली बार भी, और दूसरी बार भी कितना हो जाएगा, 50 से 47, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई की। अब इसको निकाल दो, 5 पंजे 25 होते हैं, यानी कि 2500 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 अंकों का स्क्वायर मैंने आपको निकालना बताया था, पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बोलो, 4 सत्ते 28, और फिर 28 का 2 गुना कर दो, 28 का 2 गुना कितना होता है, 56, और यहां लिख दो 7 सत्ते 49, और यहां लिख दो 4 चौक 16, तो सब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 दोस्तों, ये हो जाएगा 2, यानी कि 2209 इसका क्या हो जाएगा, 2209 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसमें से कितना कम है ये ध्यान रखना है, कितना कम है बोलो। अगर दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, अगर ये कितना होता, अगर ये यहाँ पे 2200 होता तो 300 कम होता, 2209 है तो यानी कि 9 कम और होगा 300 में, तो कितना हो जाएगा, 251 हो जाएगा, सॉरी 291, और किससे कम है, 2500 से कम है। मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 25 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 25 ही का ना 25 आएगा, और बचेगा कितना, फिर 25 ही का ना 25 आएगा, बचेगा कितना बोलो, 4 61, और 61 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेंगे, और एक बचेगा 16, तो 16 अगर डिवाइड हो जाएगा तो 25 छक्का 150 होते हैं, तो 6.4 आ जाएगा। तो जो आंसर हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11.64 आंसर, यानी कि हमारा ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या कितनी होती है बोलो, बेलन की त्रिज्या आर होती है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 50% की वृद्धि हो जाएगी, इसमें 50% की वृद्धि हो जाती है। आयतन में होने वाली वृद्धि बतानी है, तो दोस्तों एक बार बताओ मुझे, बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है बेलन का आयतन, ये होता है बेलन का आयतन होता है ना, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। आप बोलोगे भैया इसमें पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है, हो इसमें भी मल्टीप्लाई रही है दो चीजों की, इसमें पाई की इसमें आर स्क्वायर की और इंटू एच की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूं कि इसको आर इंटू आर और इंटू एच लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ इसमें कहीं एच के बारे में आपको दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो एच को भी आप कांस्टेंट मान लो, तो एक्स को भी हटा दो।
अब जब h को हटा देंगे तो r इंटू आर की मल्टीप्लाई होगी। अब 50% की वृद्धि हो रही है तो इसमें सक्सेसिव लगा दो या रेशियो लगा दो। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी कि 2 से वैल्यू 3 हो रही होगी, और फिर ये 2 से वैल्यू कितनी हो रही होगी, 3 हो रही होगी। तो कितना हो जाएगा, 4 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 5 की, और 5/4 गुना 100 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा बोलो, 25 पंजे 125 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 125%। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, 125%, बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आपको। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। अब इसमें क्योंकि हमें क्या दिया गया है, अब इसमें केवल हमें रेडियस में हम इसको वृद्धि दी गई है, हमें एच में यानी कि हाइट में कुछ भी वृद्धि या कमी नहीं बताएगी। तो एच को हम कांस्टेंट मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जितना पहले एच था, यानी कि जितनी पहले हाइट थी उतनी ही अब हाइट है। तो एच को कांस्टेंट मान लेंगे, पाई कांस्टेंट वैल्यू उसको हटा देंगे, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, और जहां भी 2 की मल्टीप्लाई होती है वहां या तो सक्सेसिव लगता है या रेशियो लगता है। हमने रेशियो से वैल्यू को सॉल्व कर लिया। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, आगे की हम बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, एक वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताए यदि सिरे में कितना होता है, 40% की वृद्धि होती है। आप मुझे बताओ, स्क्वायर है मेरे पास ये। अब स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो ए स्क्वायर होता है ना, यानी कि 40% की, यानी मैं इसको कह सकता हूं ए इंटू ए। अब उसकी भुजा में 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि सक्सेसिव लगा दो, 40 + 40 और प्लस 4 चौक 16, यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 16 आ जाएगा। 1600 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, 100 कट जाएगा। और ये 80 और 16 कितना हो जाएगा, 96। तो 96% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही। सक्सेसिव से हमने इसको कर दिया, निपटा दिया, एकदम निपटा। ठीक है, एक वर्गाकार खेल के मैदान की भुजा 60 मीटर है, प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। इस 60 का कोई यूज नहीं है, इस 15 को उठाओ आप और सक्सेसिव लगा दो, क्योंकि वर्ग की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो 15 + 15 हो जाएगा दोस्तों, और प्लस हो जाएगा 225/100, यानी कि 2.25। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 32.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एकदम हवा में उड़ाओगे आप क्वेश्चन। बोलते हैं ना कि 2017 में पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, कहाँ लेवल अच्छा था यार, देखो आप। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम अगले टाइप की। देखो अगले टाइप की हम बात करते हैं। अगला टाइप है हमारे पास दोस्तों टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 की हम बात करते हैं, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। क्रमागत प्रतिशत पर आधारित प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन है हमारे पास 46 नंबर का। और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन कहना चाहता है एक वस्तु पर 10% घटता है, कर जो है वो 10% घट जाता है, घटा दिया जाता है, लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसके राजस्व में क्या प्रतिशत वृद्धि आएगी, ये बतानी हमें। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही। ठीक है, देखो समझो, इसमें बताया गया है कि इसकी क्रमागत प्रतिशत वृद्धि बतानी है हमें। इसमें बताया कि एक वस्तु का जो कर है ना दोस्तों, वो कर 10% घटा दिया जाता है, और उस वस्तु की खपत जो है वो 20% बढ़ा ली जाती है। कर को आप ऐसे समझो कि उसकी वैल्यू है। मान लो एक ऐसे समझो आप इस चीज को, जैसे एक मूवी टिकट है। ठीक है, एक मूवी टिकट है, एक मूवी टिकट की जो वैल्यू थी, मान लो पहले वो मूवी टिकट का जो प्राइस था, कर मतलब इस तरीके से समझो आप, उसका जो प्राइस था पहले वो था 100 रुपये। अब उसको घटा दिया जाता है, अब उसको घटा के 10% घटा दिया जाता है, यानी कि 90 रुपये कर दिया जाता है। लेकिन उसकी खपत में, यानी पहले अगर 100 रुपये का टिकट था तो पहले जो बिक रहे थे वो 100 टिकट बिक रहे थे मान लो। अब जो टिकट बिकने लगे दोस्तों 90 रुपये का होते टिकट 120 टिकट बिकने लगे, यानी कि 20% की उसमें वृद्धि होगी। तो इसमें बताना है राजस्व क्या होगा। अब आप राजस्व समझो, अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा बोलो, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 × 100 कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, ये 1000 10,000 हो जाएगा। और अब इसकी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये पहले इनिशियल था, इनिशियल 100 ही हमारे पास क्या था, कर था उसका, और 100 ही टिकट की खपत थी, तो 100 × 100 10,000 हो जाएगा। 1,000 नहीं 10,000, हाँ 10,000। और अब जो है, अब 90 रुपये हो गई टिकट की कीमत, यानी कि कर घट गया 10%, अब उसकी खपत बढ़ गई 120। तो 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 9 108 होते हैं, 10800। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 800 की। और किस पे हुई दोस्तों, 10,000 पे हुई, मल्टीप्लाई 100,
तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8%। आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8%। इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका कर सकते हैं हम इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, आप मुझे बताओ जो हमारे पास राजस्व आ रहा है वो क्या कैसे आ रहा है? वो आ रहा है टिकट का कर और उसकी मल्टीप्लाई उसके खपत से। देखो राजस्व यही तो आ रहा है। राजस्व जो आ रहा है दोस्तों वो क्या आ रहा है? वो राजस्व कर और खपत की मल्टीप्लाई करके ही तो आ रहा है। और मैंने यही चीज आपको समझाई थी, जहां दो वैल्यू की मल्टीप्लाई हो वहां पे सक्सेसिव लगा दो। ये राजस्व जो है ना, राजस्व बराबर है दोस्तों कितना? ये कर जो उसमें दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, प्राइस भी हो सकता है, ये हो जाएगा खपत के। ठीक है, इसके बराबर। अब दो वैल्यू की मल्टीप्लाई हो रही है, अगर दो वैल्यू की जहां पे मल्टीप्लाई दिखे आपको बस वहां पे आप सक्सेसिव लगा दो। तो सक्सेसिव कैसे करेंगे इसको समझो। 20% घटता है यानी कि x की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस की x 10 हो जाएगी। सक्सेसिव का फॉर्मूला आप सब जो जानते हैं, x प्लस के x बाई अपॉन 100 होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू एक तो घटेगी ना, एक घट रहा है तो यानी कि एक की वैल्यू माइनस, तो मैं x की वैल्यू माइनस में मान लेता हूँ। प्लस y की वैल्यू जो है वो 20% बढ़ती है यानी कि इसको 20% को प्लस में मान लो। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 20 कितना हो जाएगा? 200, 200/100 हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करो, माइनस के हो जाएंगे कितने? 12 और ये हो जाएगा 20। माइनस के 12 में से 20 में से माइनस के 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8%। तो 8% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास? अगला प्रश्न हमारे पास क्या है देखो, डेविड की वेतन पहले 40% घटा दिया जाता है, फिर 50% बढ़ा दिया जाता है। उससे अपनी प्रारंभिक वेतन में कितने प्रतिशत की, मतलब कितने प्रतिशत खो दिया, यानी कि उसमें चेंज बताना कितना होगा। हम मान लेते हैं कि पहला जो प्रारंभिक, अब देखो दोनों चीज की मल्टीप्लाई होगी ना, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। एक ही वैल्यू तो है। जो इसमें बताया गया है वो इनकम के बारे में ही तो बताया गया है। अब पहले इनकम बढ़ रही है यानी कि पहले मान लो इनकम बढ़ गई फिर घट गई, तो उनकी आपस में मल्टीप्लाई तो होगी। तो समझो इस बात को, आप समझो इसको सीरीज मेथड से भी आप कर सकते हैं। मैं इनकम मान लेता हूँ उसकी 100 थी। कैसे करेंगे देखो, अब उसकी इनकम पहले घट गई, 40% घट गई, तो कितनी बचेगी? 60/100 बचेगी, 60% बचेगी ना। अब दोबारा उसकी कितनी बढ़ गई? 50% बढ़ गई यानी कि 150/100 हो गया। ठीक है, अब इसको चेंज कर लो, 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 से कितना कट जाएगा? 100। तो 15 छक्का कितने होते हैं? 5 छक्का 90 होते हैं दोस्तों। तो 90 हो गया। पहले हमने कितनी मानी थी? 100 से अब कितनी होगी? 90। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? 10% की त्रुटि हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 10%, यानी कि 10% उसने अपनी वेतन का खो दिया इस चक्कर में। चलो समझो बात को, अगले प्रश्न को समझो। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक वस्तु का कर, ठीक है, वही एक वस्तु का कर मान लो या एक वस्तु का प्राइस मान लो, आप दोनों चीज मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। एक वस्तु का कर दोस्तों, एक वस्तु का कर 20% घटा दिया जाता है और उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाती है। तो उसके राजस्व में क्या बताना है? प्रभाव बताना है। तो 20% क्या कर दिया? कर घटा दिया, तो मैं कर को मान लेता हूँ माइनस के 20%। सक्सेसिव लगा दो आप इसमें, x प्लस के बाई प्लस के x बाई अपॉन 100। और राजस्व बराबर क्या होता है? राजस्व बराबर क्या होता है? ये होता है कर इंटू खपत, सॉरी। ठीक है, तो कर इंटू खपत, दो वैल्यू की मल्टीप्लाई, दो सक्सेसिव लगा दो। और कितना बढ़ा दिया जाता है उसकी खपत? 15 बढ़ा दी जाती है। और माइनस हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 300/100 यानी कि 3 आ जाएगा। अब इसको देखो आप, 23 में से ये माइनस के 5 बचेगा और ये माइनस के 3 में माइनस के 8% आएगा। तो माइनस के 8% का मतलब हो जाएगा 8% घट गया। अरे आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? क्वेश्चन उड़ा पा रहे हो कि नहीं उड़ा पा रहे हो? आगे की बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 40% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले 40% की वृद्धि हुई तो माइनस के प्लस के 40 हो जाएगा, और फिर 40% की कमी हुई यानी कि फिर 40 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 माइनस के कितना हो जाएगा? माइनस के 1600 हो जाएगा दोस्तों। माइनस के 1600/100 यानी कि माइनस के 16 हो जाएगा। इससे ही कट जाएगा, माइनस के 16% आ जाएगा। माइनस के 16% का मतलब हो जाएगा माइनस के 16% की कमी हो जाएगी, 16% की कमी हो जाएगी। आगे की बात करते हैं, सक्सेसिव लगाया हमने इसमें। आगे की बात करते हैं, एक वस्तु की कीमत में 25% वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत में 20% को घटा दिया गया।
और फिर 10% बढ़ा दिया गया तो कीमत में परिणामी बताना। तो इसको सीरीज मेथड से करो। आप कैसे करोगे? मैंने मान लिया उसकी जो कीमत थी वो 100 रुपये थी पहले, अब उसको 25% वृद्धि कर दी गई, यानी कि 125/100 हो गया होगा, है ना? आ रही बात समझ में? 125/100 हो गया होगा। समझो एक बात को। अब जो है उसकी तत्पश्चात कीमत घटा दी जाती है 20%, तो यानी कि 80/100 हो गया होगा। 20% घटाएंगे तो 80/100 हो जाएगा, 80% बचेगा। फिर 10% बढ़ा दी जाएगी, यानी कि फिर 110/100 हो गया होगा। ठीक है। ओरिजिनल हमने इसकी कितनी मानी थी? 100 मानी थी। अब देखेंगे इसको चेंज करके कितना आएगा। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, इस वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से ही कट जाएगा आपका 25 पंजे 125, और 25 से कट जाएगा आपका 4 बार, और 4 से ही कट जाएगा आपका 2 बार, और 50 की 5 दूनी 10, 10 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 11 से करेंगे तो 110 आएगा। यानी पहले जो दोस्तों इसकी कीमत थी वो 100 थी, अब कीमत होगी 110। तो पहले कीमत थी 100, अब कीमत होगी 110, तो कितनी बढ़ेगी? 10% बढ़ गई। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा टाइप नंबर कितना है? जय हमारा टाइप नंबर आ गो भैया, रेशियो मेथड टाइप नंबर 5 आ गए। टाइप नंबर 5 हमारा आ गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुंच चुके हैं दोस्तों, और 51 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे। कैसे होगा देखो समझो। टाइप नंबर 5 है ये हमारा रेशियो मेथड। अब रेशियो मेथड कहाँ लग सकता है बोलो? आपने बोला था भैया जहाँ पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं वहाँ रेशियो लगा सकते हैं। तो समझो एक बात को। एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी। पहले वर्ष में इसको 15% क्या कर दिया गया? वृद्धि कर दी गई। और दूसरे वर्ष में उसको कितना कर दिया गया? 20% की वृद्धि कर दी गई। बाद में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2-3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं मान लेता हूं हमारे पास जनसंख्या कितनी थी? 1,40,000 थी। ठीक है। अब पहले साल उसको 15% बढ़ा दिया गया। 15% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा 125/100 हो जाएगा, 115/100। और फिर 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाने का मतलब 120/100 हो जाएगा, 120/100। अब इन 4 जीरो से ये 4 के 4 जीरो साफ हो जाएंगे। ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो आप। जब 115 की मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे ना, या आप एक काम करो, जीरो तो हो ही जाएगा। ये यूनिट डिजिट से करके देखें, यूनिट डिजिट से करके देखें, क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग आ रही। 4 पंजे 20 और 20 जीरो जीरो, यानी कि 2। चलो ठीक है, इसमें भी ऐसे नहीं होगा। मल्टीप्लाई कर दो ना यार। 12 पंजे 60 होते हैं। 12 पंजे 60 का 0 हो जाएगा, हासिल लगे 6, बारी कम 12 और 6 होते हैं 18, हासिल लगे आपका 1, बारी का ना 12 और 1 हो जाएगा 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों 14 से, तो 2 जीरो तो बाद में आएंगे ही आएंगे। अब यूनिट देख लो, 4 अट्ठे 32 होगा, यानी कि यूनिट पे 2 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1,93,200 1,93,200 हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? एक तरीका तो ये हो गया। अब रेशियो से कैसे करेंगे? देखो 15% की वृद्धि हुई पहले। अगर पहले 15% की वृद्धि हुई, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 3/20, यानी कि 20 से हो जाएगा 23। 15% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 3/20 आ जाएगा। तो 20 से 23 होगा, क्योंकि वृद्धि हो रही है। उसके बाद 20% की वृद्धि है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि 5 से 6 हो जाएगी। 5 से क्या हो जाएगी? 5 से हो जाएगी 6। ठीक है। अब इसमें चेंज लगा लो आप। 20 पंजे 100 हो जाएगा। 100 से कितनी हो रही है वैल्यू? इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 6 18 का 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 और 1 कितने होते हैं? 12 और 1 कितने होते हैं आपके? 13। ठीक है। यानी कि 100 से वैल्यू कितनी होगी? 138 होगी। तो 100 ये इनिशियल वैल्यू थी, और इस इनिशियल वैल्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1,40,000। यानी ये किसके इसके 1400 गुना है। ये इसका कितने गुना है? 1400 गुना। तो ये भी इसका 1400 गुना हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 से, तो डबल जीरो तो आ ही रहे हैं हमारे पास। 14 अट्ठे कितने आ जाएंगे? बाद में 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका इतना आंसर। बोलो आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। आगे की हम बात करते हैं मेरे भाई, आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? अगला प्रश्न समझो आप। क्वेश्चन नंबर 52 पे हम बात करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष 15% बढ़ गई, फिर 30% बढ़। कर सकते हो 2 वर्ष के बाद में कितनी होगी? होमवर्क है आपके पास। 52 नंबर। अब देखो दोस्तों, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए एक कारखाने का वार्षिक बजट कितना है? पिछले वर्ष से की तुलना में इस वर्ष 60% बढ़ जाता है। यानी कि एक कारखाना है
उसमें कर्मचारियों के जूते की हमें संरक्षण करनी है, और जूते के संरक्षण के लिए क्या करता है कर्मचारी का जो मालिक होता है वो अपने बजट को, मतलब जूते पे कितना खर्च होगा उस बजट को कितना बढ़ा देता है, 60% बढ़ा देता है। आगे बात समझ में कि नहीं आगे, 60% क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, 60% उसका बजट बढ़ा देता है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इस वर्ष तक कितने जूते खरीदे सकता है वह पिछले वर्ष की तुलना में कितने जूते खरीद सकता है, ये हमें बताना है। अब एक चीज समझो आप, मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास बजट है, जैसे मान के चलो मेरे पास बजट है 100 रुपये, और जो मेरे जूते की कीमत है वो है 20 रुपये जूता। अब मुझे बताओ, अगर मैं बजट की मल्टीप्लाई कीमत से कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने जूते आएंगे। अगर मैं इस बजट की मल्टीप्लाई इस कीमत से कर दूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा दोस्तों 20×5 यानी कि 5 आ जाएगा। यानी मैं इन पैसों से कितने जूते खरीद सकता हूँ, 5 जूते खरीद सकता हूँ। आगे बात समझ में, यानी कि जूते की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना बजट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा जूते का मूल्य कितना है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। तो आप इसको क्वेश्चन को समझ लो बस, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो गया बस। बताओ इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है मेरे भाई, इसमें बताया गया है कि जो कारखाना है ना, कारखाना, उसमें जो बजट है, मैं बजट को बजट लिख देता हूँ, और बजट जो है हमारे पास वो पुराना है एक तो, और ओल्ड है यानी कि एक है नया बजट। अब पुराना बजट कितना है, पुराना बजट है दोस्तों 60% बढ़ जाता है। 60% का मतलब हो जाएगा, 60% का मतलब हो जाएगा 3/5, और 3/5 का मतलब हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। आगे बात समझ में। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि जो कीमत होती है दोस्तों वो 5 से कितनी हो जाएगी, 5 से हो जाएगी 6। अब ये हो जाएगा मूल्य, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूल्य। अब आप मुझे बस एक बात बता दो, जो जूतों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिख दूँ जूते की संख्या, नंबर ऑफ आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ शूज। ठीक है, नंबर ऑफ शूज अगर मैं बात करता हूँ तो जो बजट को डिवाइड करना है मूल्य से, और 5/5 हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, और 8/6 हो जाएगा, ये आपका 8/6। ठीक है, यानी पहले अगर एक जूता खरीदा था, अब जूता खरीद रहा है 8/6। अब इसको सोल्व कर लो, 6 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये हो जाएगा 3 से 4। तो जूतों का जो रेशियो आ जाएगा वो 3 से 4 आ जाएगा। यानी एक जूता बढ़ा, और किस पे बढ़ा, 3 पे बढ़ा, मल्टीप्लाई 100। यानी मैं कह सकता हूँ कि जूतों की जो संख्या बढ़ जाएगी ना दोस्तों, वो हो जाएगी 33% इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई, 33% कितनी हो जाएगी, 33% इंक्रीज हो जाएगी। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। आगे की हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। आज 55 क्वेश्चन तक हम कर लेते हैं, या ये 54 तक रहते हैं। अगले क्वेश्चन से हम अगला टाइप पढ़ लेंगे। देखो, एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, और इसके कारण शेष लोगों में 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया। फिर जनसंख्या घटकर कितनी हो जाती है, 2025 रह जाती है। गांव की मूलतः रहने वाली लोगों की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, इसको समझो आराम से, बहुत आराम से क्वेश्चन समझो। मैं आपको बता दे, मैं मान लेता हूं कि जो मूल संख्या थी ना गांव की, वो x थी। अब x थी संख्या, अब उसको कितने प्रतिशत, 10% लोग मृत्यु हो गए, तो 10% के लोगों की मृत्यु होगी, यानी कि 90% बची होगी, तो 90/100 बची होगी संख्या। और उसके बाद क्या हो गया, 25% लोग छोड़ के भागे, 25% लोग छोड़ के भागे, यानी कि 75/100 बचे होंगे। अब ये बचे हुए जो संख्या है ना, वो हो जाएगी आपकी 2025, यानी कि अब जो बचे हुए नंबर है वो 2025 है। आगे बात समझ में। अब इसको आप 5 से काट दो, 3 बार कर देगा, 25×5 25 के 75, 25×4 100। ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो काट दो। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको काटो 9 से, देखो 9 से कट जाएगा, यूनिट डिजिट 9 से कट जाएगी, मतलब D.9 से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9×5 45 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से काटने जाऊं तो 3 7 21, 3×5 15, 3 7 21, 3×5 15 हो जाएगा। अब जो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई, x की वैल्यू हो जाएगी 75 × 40, तो 75 दूनी 150, 150 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 300, यानी कि 3000 इसका आंसर हो जाएगा सही। तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या थी ना हमारे पास पहले, वो संख्या थी 3000। हमारे पास जो जनसंख्या थी वो पहले 3000 थी, अब वो 3000 होके घट के 10% लोग मर गए, 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, तो अब संख्या बन जाएगी कितनी, संख्या बच जाएगी मेरे भाई 2025। आगे बात समझ में, यहाँ तक कि क्लियर हो गया बिल्कुल। हमने 54 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है। आपको 100 क्वेश्चन में 2 दिन में और कंप्लीट करा दूंगा। आज
हम इसको, क्योंकि हमने क्या टारगेट रखा था कि 4 दिन हम करेंगे टॉपिक और बाद के 3 दिन करेंगे हम मॉक टेस्ट, ठीक है। बाद के 3 दिन मॉक टेस्ट करेंगे और 4 दिन करेंगे हम टॉपिक। तो ये 4 दिन मतलब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि परसेंटेज में अच्छे क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होते हैं, तो हमको इसमें टाइम लग रहा है, इसमें 4 दिन लग रहा है। किसी टॉपिक में ऐसा भी होगा कि हम 1 दिन में निपटा देंगे, किसी टॉपिक में ऐसा होगा कि हमें 3-4 दिन लग सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है, हमारे पास टाइम है, हम बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करेंगे और बहुत अच्छे से अपने सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार कर लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और नए आए हो तो वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके ज़रूर बताना आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं। 30 से किए हैं ना, 30 से किए हैं। कितने क्वेश्चन हो गए ये? चलो जितने भी होंगे, ठीक है। आपको करने हैं मेरे भाई, आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आप आज कर पाए हो, ठीक है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें से आपने कितने क्वेश्चन आज कंप्लीट करे, उसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।